हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और मैं काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। बट आई एम होपिंग कि ये वीडियो काफ़ी रेलेवेंट रहेगी। अभी 3-4 दिन पहले मेरे माय बिलव्ड कज़न कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी कि भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। मुझे लगा कि मैं उसको समझा दूंगा आसानी से, बट उस पगले ने मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे उसने। तो इवेंचुअली मैं उसको कन्विंस कर पाया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं और उसका कारण ये है, और उसमें कोरियलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ना तो एनसीईआरटी में अच्छे से पता रखा, अच्छे से क्या मतलब बेयर मिनिमम भी नहीं पता रखा कि भाई कोरियलिस फोर्स क्यों ऑपरेट करती है। बस इतना पता रखा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। रीजन तो सही बताया है, बट एक क्लू देके छोड़ दिया है। उसमें एक भी कहीं एफर्ट नजर नहीं आया कि अर्थ का रोटेशन का उससे क्या लिंक है। ये भी नहीं बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, जैसे विंड हो, तो वो राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों करेगी राइट में, लेफ्ट में क्यों नहीं करेगी? साउथर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी, क्यों करेगी ये नहीं बताया। इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स 0 क्यों होती है ये नहीं बताया। इसका सब लिंक ना अर्थ की रोटेशन से है, लेकिन एक भी उसमें एफर्ट नहीं दिखा। और यही नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने देखा, उसी कजन ने बताया जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो कोचिंग ले रहा है, कि यार टीचर ने नहीं बताया। मैंने इंडिया के सबसे टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी आज से 6-7 साल पहले। अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छे टीचर्स हैं। शायद से टाइम को देखते हुए उन्होंने नहीं बताया, उनको पता तो होगा लेकिन उन्होंने बस ऐसे करके समझा दिया। और वो मेरे को नहीं लगता किसी किसी भी बच्चे को वो इतनी डिटेल में बात समझ में आई होगी, अनलेस उसने मेरी तरफ थोड़ा बहुत जाके होमवर्क किया हो घर पे कि भाई नहीं इसको समझते हैं। तो वो मैंने आज से 6-7 साल पहले एक ही बार समझा था, और उसे उसकी वजह से मैं अपने कजन के इतने बढ़िया क्वेश्चंस को डाउज ऑफ कर पाया। तो मैं इस वीडियो में मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ करो तो उसको अच्छे से समझ के करना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स लॉट। और दूसरा मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ। मान लो मैं ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे सामने खड़े हो, सामने ट्रैक के ऊपर नीचे। आई एम इन द मूविंग ट्रेन and you are standing right in front of me, or rather I am coming from that side and you were already standing at this place, और मेरे हाथ में बॉल थी। तो मैंने बोला कि सपोज योर नेम इज अंकित, एंड आई टोल्ड कि ठीक है, मेरी जैसी ट्रेन आएगी मैं आपको बॉल फेंकूंगा। जैसे ही मैं इस पोजीशन से आऊंगा मूविंग ट्रेन से, जब मैं इस तरफ आऊंगा, द मोमेंट आई सी यू, आई थ्रो बॉल टुवर्ड्स यू, ताकि आप उसको आसानी से कैच कर सको। लेकिन ट्रेन तो चल रही है। अब ट्रेन अगर मूव कर रही है, तो जैसे ही मैं उस बॉल को फेंकूंगा ना, वो ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसको कैरी कर लेगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि आप अगर यहाँ खड़े हो, तो मैं जैसे ही एम बनाऊंगा वहां से आते वक्त, जैसे ही मैं इधर आया, जैसे ही मैंने आपको देखा, मैंने अंदाजा लगा और मैंने बॉल फेंकी, लेकिन बॉल आप तक नहीं पहुंचेगी। बॉल आपके इस तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ट्रेन थोड़ी सी स्लो हुई तो बॉल हल्का सा आपके इस तरफ गिरेगी। अगर मेरी ट्रेन की स्पीड बहुत तेज थी, मैं बहुत तेजी से आया, मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मेरी ट्रेन आ रही है, और जैसी आई मैंने, जैसी मेरे सामने मैंने बॉल फेंक दी, वो उतनी ही आपके राइट में जाके गिरेगी। तो जो डिफ्लेक्शन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज ट्रू, क्योंकि वो ट्रेन की वेलोसिटी कैरी कर रही है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप करके देख लेना। एक और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, अभी याद आया। मान लो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपने जब देखा होगा ट्रेन में, ट्रेन इस मूविंग इस डायरेक्शन में जा रही है और आप प्लेटफॉर्म पे हो, आप इस तरह मुंह करके कभी ट्रेन में कूद के देखना, मतलब कूदना मत ऐसा, बट आपने देखा होगा कुछ लोग अगर ट्रेन चलती ट्रेन में कूदते हैं और इस तरह मुंह करके कूदेंगे, तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन की वेलोसिटी अपने साथ कैरी कर लेते हैं। इस तरफ मुंह करके भी कूदोगे तो भी नुकसान होगा, पर कम होगा, पर इस डायरेक्शन में तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो और वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन की कैरी कर रही है। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको समझाता हूँ अर्थ की रोटेशन से क्या लिंक है, ठीक है। ये कोशिश करूंगा थोड़ा स्फेरिकल शेप में बने, तो बियर विद माय डायग्रामेटिकल स्किल्स, ठीक है। ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है।
ठीक है, जो मध्य रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन। अब हम सबको पता है कि इसके ऊपर जो इसको पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पैरेलल, 30 डिग्री पैरेलल, 60 डिग्री पैरेलल। तो ये पैरेलल का जो ये पैरेलल जो है, ये ऊपर जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड पे जाओगे, इस पैरेलल की जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। मतलब बेसिकली जो सर्कल है वो छोटे होते चले जाएंगे डिस्टेंस में। सबसे बड़ा जो सर्कल है, सबसे बड़ा पैरेलल है डिस्टेंस में, मतलब सर्कमफ्रेंस में बोल रहा हूँ, वो इक्वेटर है। उसके ऊपर और उसके नीचे सब उससे छोटे हैं। जितना और ऊपर जाओगे उतना और, क्योंकि ये यूं होता जा रहा है ना सर्कल, तो पैरेलल जो है पैरेलल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कम होता चला जाएगा। अब यहां से कोई चीज, मान लो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। जब लो प्रेशर बनेगा तो हम सबको पता है कि भैया जब लो प्रेशर बन जाएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वहां पे हवा का दबाव कम है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उस लो प्रेशर को फील करना पड़ेगा, तो इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी। अब इमेजिन करो कि ये जो अर्थ है ये रोटेट तो कर रहा है, 24 घंटे में पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस बड़ा है, उसी सेम अर्थ पे जहां पे रोटेशन 24 घंटे में हो रहा है, वहां पे जो सरकमफ्रेंस इस वाले लैटिट्यूड पर, इस वाले पैरेलल पर सरकमफ्रेंस कम है। तो जब यहाँ पे टाइम सेम है और डिस्टेंस बड़ा है, तो स्पीड ज्यादा होगी यहाँ पे। भाई अर्थ तो रोटेट, पूरा अर्थ रोटेट 24 घंटे में कर रहा है ना। आप मान लो इस पैरेलल पर खड़े हो, इस लैटिट्यूड पर खड़े हो, या बॉल को भी आप कभी कभी कोई स्फेरिकल शेप हो ना, जैसे बॉल हो, उसको घुमा कर देखना। जब अर्थ रोटेट करेगा तो 24 घंटे तो यहाँ पे भी टाइम सेम हुआ, यहाँ पे भी टाइम सेम हुआ रोटेशन का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सरकमफ्रेंस बड़ा है और टाइम उतना ही लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो पैरेलल होगा ये ज्यादा तेजी से घूमेगा। नॉट गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सेम जो मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं ट्रेन में अगर खड़ा हूं, तो जब ये चीज इस डायरेक्शन में जा रही है और ये तेजी से जा रही है और ये भी मूव कर रहा है, बट क्योंकि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इससे कम है, तो इसकी रिलेटिव इसकी स्पीड इससे कम होगी। और क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब दिस माइनस दिस, तो इसीलिए यहां से जो भी चीज जाएगी वो राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। आप समझ रहे हो? तो ये जब यहां से रोटेट कर रहा है और ये राइट में क्यों डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। या यूं मान लो कि जो ट्रेन थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। अब आप कहोगे कि साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम रीजन है। यहाँ पे पैरेलल जो होगा 0 डिग्री से नीचे के जो पैरेलल है वो नीचे है, वहां पे भी सरकमफ्रेंस इससे नीचे वाले की सरकमफ्रेंस इस वाले इक्वेटर से कम होगी, इक्वेटर पैरेलल से, 0 डिग्री पैरेलल से, या 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो सरकमफ्रेंस है इस पूरे पैरेलल का, नीचे वाले पैरेलल से उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा होगी। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पे मान लो लो प्रेशर बना हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ पे, तो जब हवाई जब मूव करेंगी, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो यहाँ से मान लो हवा यहाँ आ रही है, वैसे तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे 30 डिग्री से ज्यादा इधर होगा लो प्रेशर, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो 30 से भी 60 डिग्री होता है किसी भी वजह से। भाई लो प्रेशर सिर्फ सन की इंसोलेशन से नहीं बनता, लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, रिलीफ कैसा है उसका, नॉर्थ स्लोप है कि साउथ स्लोप है, कई कारणों से यहाँ पे मान लो कॉन्टिनेंटलिटी रीजन हो, ठीक है, कई रीजन होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो जब हवाएं यहाँ से यहाँ चलेंगी उसको फिलअप करने के लिए, तो जो जैसी हवाएं मूव करेंगी तो वो अर्थ की वेलोसिटी अपने साथ कैरी कर लेंगी, और वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, उसको फिल नहीं कर पाएंगी कभी भी। क्यों? क्योंकि वो एम यहाँ का करेंगी और वो डिफ्लेक्ट यहाँ कर जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ है। इसी तरीके से आप यहाँ जब, अब आप एक और चीज बताता हूँ, रोचक बात आपको, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से हवाएं मान लो यहाँ आती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री पर, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आता है, जैसे हवा आती है, तो वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगी, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है तो वो यहाँ आ जाएगी। तो देखो वो भी उस स्टार्टिंग पॉइंट से अपने राइट में डिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट में डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेगा।
साउथर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। आई थिंक आई मेड माय पॉइंट क्लियर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, जो आपका लो प्रेशर बना होता है ना, वो फिल नहीं हो पाता है कभी भी। वो क्यों? अगर वो फिल हो जाएगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा ही नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन फिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हवाएं लो प्रेशर की तरफ भाग रही है ना, वो अंदर तक जाके उसको उसको फिल नहीं कर पाती। वो एक तरीके से राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं कि जो सर्कुलेशन होता है इधर, वो एंटी साइक्लोनिक होता है, एंटी साइक्लिकल होता है, सॉरी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए वो प्रेशर कभी भी फिल नहीं हो पाता, वो और इंटेंसिफाई हो जाता है। इसलिए जब साइक्लोन लैंड पर आता है तभी जाकर ये सब डिसिपेट हो पाता है। क्योंकि फिर वो मतलब मैं साइक्लोन की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो और हाँ, एक और चीज, कजन ने पूछा कि भैया इक्वेटर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों डेवलप नहीं, इक्वेटर पर कोरिलेस फोर्स जीरो क्यों होती है? उसका भी कारण है, उसको थोड़ा दिमाग लगाओगे इसी चीज समझ जाओगे। इक्वेटर का मतलब है कि इक्वेटर से थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे। उसका कारण है कि पूरे अर्थ में सिमेट्रिसिटी इस लाइन के रेफरेंस में ही है। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी थोड़ी होगी भाई। पूरे अर्थ में आपको मोरलेस फ्लैट सरफेस कहाँ मिलेगा? इक्वेटर में मिलेगा, क्योंकि जो अर्थ है वो बल्ज कर रहा है इस इक्वेटर पर। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिमेट्रिसिटी होगी। तो जो यू गेटिंग माय पॉइंट? और जितनी ज्यादा सिमेट्रिसिटी होगा, जितना ज्यादा ये फ्लैट सरफेस होगा आसपास इसके, और फ्लैट सरफेस होगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें पैरेलल की जो सरकमफ्रेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसी वजह से कोरिलेस फोर्स जीरो होगी। सेम पैरेलल पे एक जगह से दूसरी जगह पे भी इक्वेटर, इस पे भी कोरिलेस फोर्स जीरो होगी, क्योंकि आप सेम पैरेलल पे हो। कोरिलेस फोर्स की इंटेंसिटी कब जो बढ़ जाती है, मान लो यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है और यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो विंड्स उतनी ज्यादा फेरोशियस होंगी, उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। और जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी, वही सेम वाला लॉजिक है कि जितनी ज्यादा तेजी से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही थी, उतनी आप बॉल आपके राइट में उतनी दूरी पर गिरती जाके। यही वजह है कि जब विंड्स की स्पीड ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना। यहां से यहाँ की जो मूवमेंट है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं, कि भैया यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जब हवा यहाँ से यहाँ जाएगी तो उस केस में, आई डोंट नो ये मैंने ये वीडियो में उल्टा ना दिखाई दे रहा हो, आई होप आपको, क्योंकि आई होप कि सही दिखाई दे रहा होगा। तो जब यहाँ से यहाँ हवाएं जाएंगी तो इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं, कि प्रेशर में ग्रेडियंट है, चेंज, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे जो प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर है, इसके बीच में चेंज है, उस चेंज को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो ग्रेडियंट है प्रेशर में, उसकी वजह से ये फोर्स लग रही है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का हुआ। और जो कोरिलेस फोर्स होती है वो इसके परपेंडिकुलर काम करती है, वो राइट में जा रही है। तो एक तरीके से वो जब बहुत ज्यादा विंड की स्पीड होगी तो ये ऑलमोस्ट यूं जाएगी, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगी। और उस केस में हम उन विंड्स को बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बिल्कुल जो आपके आइसोबार्स होते हैं उसके पैरेलल मूव करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स जीरो क्यों होगी, क्योंकि इक्वेटर पे सिमेट्रिसिटी बना रखी है। सिर्फ इक्वेटर पे सिमेट्रिसिटी आपको दिखाई देगी, बिल्कुल इक्वेटर के ठीक ऊपर ठीक नीचे आपको एक फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। फ्लैट सरफेस का मतलब यही है कि सरकमफ्रेंस में, पैरेलल्स की सरकमफ्रेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो कोरिलेस फोर्स नेग्लिजिबल होगी। और इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके इक्वेटर पर नहीं बनते कभी भी, वो हमेशा इक्वेटर के ठीक ऊपर या ठीक नीचे बनेंगे, ज्यादा ऊपर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि नाम ही ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगर ज्यादा ऊपर होगा तो फिर वो जो एक कंडीशन है कि भैया सी सरफेस टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री होना चाहिए, मतलब जब अगर ज्यादा ऊपर से जाओगे तो फिर उतनी गर्मी नहीं मिलेगी ना। गर्मी शुरुआत में एक लो प्रेशर होना जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। और तो इस वजह से वो इक्वेटर पे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स जीरो होती है। तो वो जो लो प्रेशर है वो इमीडिएटली फिल हो जाएगा, वो इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। वो इंटेंसिफाई होगा इक्वेटर के ठीक ऊपर या ठीक नीचे। ठीक ऊपर मतलब कम से कम 10, 12, 20, 15, 20 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन आप देखोगे नहीं बनते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, 12 मिनट की बन गई है लगभग। कोशिश करूंगा कि
और भी रेलेवेंट वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ, सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं, कोई भी टॉपिक जो साइंटिफिक टॉपिक हो जिसको मैं एक अच्छे तरीके से समझा सकूँ, या फिर कोई कंटेम्प्रेरी टॉपिक किसी भी चीज़ के बारे में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो इंफॉर्मेटिव हो और उसके साथ साथ एक अच्छे पर्सपेक्टिव से कुछ, एक अगर कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो उसमें कुछ अलग तरीके से मैं उसको समझा पाऊँ, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, मतलब एक एक अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं वो चीज़ें समझा पाऊँ। और अगर साइंटिफिक टॉपिक होंगे तो उसमें भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई चीज़ कहीं अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं हुई है तो उसको मैं बता पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।